अपोकलिप्स के आने से पहले मैं तुम्हें 3 ऑप्शंस देने वाला हूं। तुम कौन सा चुनोगे? पहला, अनलिमिटेड खाना, ड्रिंक्स और लिकर समेत। दूसरा, एक गोल्डन डेजर्ट ईगल जिसमें इन्फिनिट बुलेट्स हों। तीसरा, एक ऐसा हेयर स्प्रे वाला बॉक्स जो खाली होते ही आसमान में रॉकेट की तरह उड़ जाए। मुझे पहले से पता था कि असली अपोकैलिप्स सिर्फ 5 घंटे दूर है। ह्यूमैनिटी का सर्वाइवल एनवायरनमेंट धीरे धीरे बर्बाद होता जाएगा, ज़ॉम्बी वायरस फट पड़ेगा और दुनिया का ऑर्डर ऑफ रूल्स धीरे धीरे टूट जाएंगे। एपोकैलिप्स में सबसे बड़ा इशू फूड स्कैरेसिटी होगा, इसलिए मैं बिना सोचे पहली ऑप्शन चुन लेता हूँ। अंदर से मैं थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ। चुपचाप सोचता हूँ, ब्रो एक कोका कोला दे दे, थोड़े आइस के साथ। अगले ही सेकंड एक ठंडी कोक मेरी हथेली में प्रकट हो जाती है। मैं सच में शॉक्ड हूँ। ये सब रियल है। अमेजिंग। अपोकलिप्स आने ही वाला है। सर्वाइवल की रूल्स भी बदलने वाले हैं। अब मुझे ये मिजरेबल लाइफ नहीं जीनी। अब लाइफस्टाइल चेंज करने का टाइम आ चुका है। आज से पिग नहीं खाऊंगा। सिस्टम मुझे 10 मीट स्केवर्स दे दो। मैं आराम से स्केवर्स खाना शुरू करता हूँ। इसी मोमेंट मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आता है। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। और अब वो लड़की लिखती है, हमको कुछ बातें क्लियर करनी होंगी। हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। अब हम एक ही दुनिया के लोग नहीं रहे। तुम सिर्फ एक 4000 सैलरी वाले वर्कर हो और मैं अब पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। मेरा फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। मैं जानती हूँ कि ये बात तुम्हारे लिए थोड़ी क्रूअल है। आखिर तुम कई सालों से मेरी पढ़ाई का खर्च उठाते रहे हो, लेकिन मैंने भी अपनी यंग एज के कुछ साल इन्वेस्ट किए हैं। अब हम बराबर हैं। आगे से कांटेक्ट में मत रहना। बस। मैसेज पढ़कर दिल में हल्की सी चुभन होती है, लेकिन अगले ही पल मेरे होंठों पर एक हल्की सी ठंडी मुस्कान आ जाती है। एक्स गर्लफ्रेंड। तुम पछताओगी। तभी सिस्टम फिर से आवाज़ करता है। होस्ट की सर्वाइवल नीड्स को इंश्योर करने के लिए सिस्टम रोज रात 12 बजे हजारों रिवॉर्ड्स में से एक रिवॉर्ड सेलेक्ट करने का मौका देगा। वेपन्स, गियर, मटेरियल्स, एनर्जी, बॉडी अपग्रेड, जो चाहे चुन लो। मैं नए एपोकलिप्स की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में एक्साइटेड हो जाता हूँ। पहले की दुनिया में मैं बस एक साधारण इंसान था, लेकिन अब आने वाली दुनिया में मैं अपना पूरा गेम बदल दूंगा। ये सोचकर मैं अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर हैप्पीली अपने रेंटेड रूम की ओर निकल पड़ता हूँ। लिफ्ट का इंतजार करते करते मुझे पड़ोसन की आवाज़ सुनाई देती है, ओए वर्कर, दूर हटो, पसीने की बदबू आ रही है। मैं उधर देखता हूँ। मेरी पड़ोसन सैन बनुए, बैंक की जॉब वाली, अपनी नाक पकड़कर मुझे घूर रही है। मैं 301 में रहता हूँ और वह अपने नए नवेले पति वंग सेन के साथ 302 में। 1 महीने पहले मैंने उसे वाइट वेडिंग ड्रेस में देखा था और सच कहूँ वो लड़की अपीयरेंस और फिगर दोनों में ईजिली 90/100 थी। मेरी एक्स से तो 100 गुना ज़्यादा अट्रैक्टिव। ऐसा टाइप जिसे देखकर किसी का भी माइंड थोड़ा सा नोटी हो जाए। मैं उसे देखता हूँ और मेरे होंठों पर फिर वही हल्की रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। सैन बान्यू चिढ़ जाती है, क्या घूर रहे हो? पूरे दिन काम करके थक जाती हूँ और ऊपर से तुम्हारे जैसे लूजर से सामना हो जाए तो दिन खराब हो जाता है। उसका हस्बैंड एक कॉर्पोरेट कंपनी में हाई एग्जीक्यूटिव है। दोनों अपने आप को सोसाइटी की एलीट समझते हैं और हम जैसे लोगों को दिल से नीचा समझते हैं। लिफ्ट आती है। मैं अंदर चला जाता हूँ। सैन बान्यू क्लियरली डिसाइड करती है कि वो अगली लिफ्ट लेगी, लेकिन दरवाज़ा बंद होने से पहले मैं धीरे से बोल देता हूँ, बाय द वे, अगर रात में भूख लगे तो मेरे पास आ जाना। दरवाज़ा बंद। सैन बनुए शॉक हो जाती है। उसके चेहरे पर इंस्टेंट गुस्सा आ जाता है। मुझे क्यों समझा तुमने? क्या मैं तुमसे खाना मांगने आऊँगी? पागल हो क्या? मैं कमरे में पहुँचता हूँ। वार्डरोब खोलकर सारा विंटर स्टफ निकालता हूँ, क्योंकि बहुत जल्द एक्सट्रीम कोल्ड अपोकैलिप्स आने वाला है। तभी अचानक दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटा जाता है। बाहर से सैन बान्यू की आवाज़, ओ ये लूज़र, बाहर निकल। अभी एक्सप्लेन करो आपने वो बात क्यों कही थी। छुप मत जाना, पता है अंदर ही हो। इसी आवाज़ में उसका हस्बैंड भी बाहर आता है। क्या हुआ सावे? इस लूज़र के दरवाजे पर क्यों चिल्ला रही हो? हस्बैंड, ये लूज़र मेरा हरासमेंट कर रहा है। इसे मैं चैन से रहने नहीं दूंगी। उसका पति गुस्से में मेरी तरफ देखता है, लेकिन जैसे ही मेरी ठंडी और स्टेडी नज़र से उसकी नज़र टकराती है, उसका गुरूर गायब हो जाता है। बॉडी से वो काफ़ी कमज़ोर दिखता है और मैं तो सालों से हैवी मजदूरी करता आया हूँ। अगर फाइट शुरू हो जाए रिजल्ट ऑब्वियस है। वो तुरंत एटीट्यूड बदलकर मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे भाई आ गए, ज़रूर थक गए होंगे, आराम कर लो। दोनों जल्दी से पीछे हटते हुए बात करते हैं। तुम भाग क्यों रहे थे? नहीं, मैं डरा नहीं हूँ। हम एलीट लोग हैं और वो एक सोशल ड्रॉप आउट होगा, जेलस है हमसे। लकी लोग हमेशा थोड़ी रियायत दे देते हैं। चलो छोड़ दो। मैं घर के अंदर आता हूँ, सारी विंडोज़ डोर्स बंद करता हूँ, अपनी सारी बचत निकालकर फाइनल तैयारी करता हूँ। रात होते होते गर्म हवा में ठंडी लहर फैलने लगती है और आसमान से धीरे धीरे काले धुएं जैसी ब्लैक स्नो गिरने लगती है। इसके बाद बर्फ ऐसे गिरने लगी जैसे किसी ने इसे आज़ाद कर दिया हो। सिर्फ आधे घंटे में ही हालात बिगड़ गए। टेम्परेचर सीधा 30 डिग्री से 0 डिग्री पर आ गिरा और अभी भी नीचे जा रहा था। मैं थोड़ा एक्साइटेड था क्योंकि रात के 12 बज चुके थे
और आज की लॉगिन रिवॉर्ड ये थी। पहला, 10,000 सेट स्पेशल मटेरियल से बनी विंटर जैकेट जो -100 डिग्री तक के एक्सट्रीम कोल्ड को रोक सके। दूसरा, वायरलेस बैटरी पैक, मार्केट के हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बैटरी इसमें शामिल। तीसरा, एक यू डिस्क जिसमें सारी ब्लू कोर मूवीज और शॉर्ट्स थे। चौथा, ऐसे सन क्रिस्टल्स जिन्हें खाओ तो जेनेटिक लेवल पर एडिक्ट हो जाओ। मैंने सोचा और पहला ऑप्शन चुन लिया। टेम्परेचर बहुत फास्ट गिर रहा है, फिलहाल सबसे जरूरी चीज है गर्म रहना। वैसे सिस्टम मजाक कर रहा है क्या? 2 दिन से चौथा ऑप्शन इतना वियर्ड क्यों दे रहा है? जैसे ही मैंने पहला ऑप्शन चुना, बस एक थॉट आया और काली मोटी विंटर जैकेट मेरे हाथ में प्रकट हो गई। मटेरियल कुछ अलग ही था, पहनते ही फील हुआ, भाई ये तो सिल्क जैसी स्मूथ और कैश्मीर जैसी सॉफ्ट है। पहनते ही मेरा चेहरा चमक उठा। ये जैकेट सिर्फ ठंड नहीं रोकती, ये खुद गर्मी भी जनरेट करती है। हाथ पैर चेहरा जितना एक्सपोज स्किन है, कहीं भी ठंड नहीं लग रही। ऐसा लग रहा जैसे बाहर विंटर चल रहा हो और मेरे आसपास सिर्फ स्प्रिंग। फूड और वार्मथ का टेंशन पूरा खत्म। मैं आराम से खिड़की के पास बैठ गया और चांदी सी बर्फ को पूरे शहर को ढकते हुए देखता रहा। अचानक नीचे से एक जोरदार चीख सुनाई दी। मैंने थोड़ा अनमने मन से नीचे देखा, लेकिन जैसे ही देखा मेरी सांस अटक गई। एक लड़के के चेहरे पर अचानक दरारें पड़ने लगीं। एक्सपोज स्किन पूरी तरह क्रैक से भर गई। आसपास के लोग डरकर पीछे हट गए, पर आधे मिनट में ही वो लड़का आंखें फाड़कर जमीन पर गिर पड़ा और वहीं ठंड में जमकर मर गया। लोग चीखते हुए भागने लगे, लेकिन वो अकेला केस नहीं था। थोड़ी ही देर में कई लोगों के शरीर पर ऐसी ही दरारें दिखने लगीं। पूरा सोसाइटी क्योस में बदल गया। मैं ध्यान से ऑब्जर्व करने लगा। ये सब थोड़ी देर पहले बाहर बर्फ में खेल रहे थे। इसका मतलब ये बर्फ टॉक्सिक है। जिसकी स्किन पर ये टॉक्सिक ब्लड पड़ी, 5 मिनट में क्रैक्स और 30 सेकंड में डेथ। ये जहर कंटेजियस है या नहीं पता नहीं। मेरी सांस तेज हो गई। ये सच में बहुत डेंजरस है। कुछ ही देर में नीचे 10 से ज्यादा लोग मर चुके थे। मैंने फोन निकाला और न्यूज देखी। टॉक्सिक स्नो कंफर्म्ड। ये हेडलाइन टॉप ट्रेंड्स में थी। हमारी सोसाइटी के ओनर ग्रुप में भी हाहाकार मच गया। किसी के पास मेडिसिन है? बच्चे को बचा लो। पानी, मिनरल वाटर, स्नैक्स चाहिए, मैं डबल प्राइस दूंगा। बाहर हालात बहुत खराब हैं, कोई हेल्प करो। समझदार लोग जान चुके थे कि ये कोई छोटा डिजास्टर नहीं है। सिर्फ 1 घंटे में बर्फ आधा मीटर ऊंची हो चुकी थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने दरवाजे खिड़कियां चेक की ताकि जरा सी भी बर्फ अंदर ना आए और फिर आराम से सो गया। अगली सुबह 8 बजे उठा, खिड़की के पास गया और देखा तो मेरा मुंह खुला रह गया। कल जो बॉडीज दिख रही थीं, वो सब अब बर्फ के नीचे दब चुकी थीं। बर्फ की ऊंचाई अब पहली मंजिल को पार कर चुकी थी। टेम्परेचर गिरकर -30 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। सौभाग्य से अभी स्नोफॉल रुकी हुई थी। जैसा सोचा था, पानी, बिजली, गैस सब बंद। ये टॉक्सिक स्नो अपने आप में खतरा थी, ऊपर से अब बिजली भी नहीं। इतने लो टेम्परेचर में लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? मुझे कोई टेंशन नहीं थी। मैं घर में बैठकर हॉटपॉट खा रहा था, हॉट ड्रिंक पी रहा था और ग्रुप चैट की हालत देख रहा था। पूरी रात पैनिक के बाद लोग शांत पड़ चुके थे। शायद खून के जहर ने असर किया हो। अब हेल्प मैसेजेस भी कम थे और कोई हेल्प करने वाला नहीं था। पूरा दिन मैं घर से बाहर नहीं निकला। रात 12 बजे नई रिवॉर्ड आ गई। चौथा ऑप्शन हमेशा की तरह वियर्ड था। दिल तो गोल्डन डेजर्ट ईगल पर आ गया, पर आखिर में मैंने दूसरा ऑप्शन चुन लिया। लगता है रिवॉर्ड्स रिपीट हो सकती हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं। अगली बार गन फिर आई तो सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे ही मैंने स्ट्रेंथ अपग्रेड ली, मुझे फील हुआ एक दमदार पावर बॉडी में उठी। मैंने सामने की वुडन स्टोन डाइनिंग टेबल पर मुक्का मारा और उसका कोना टूटकर बिखर गया। 0 पेन, 0 डैमेज, प्योर ब्रूट स्ट्रेंथ। अगले 3 दिन मैं घर में ही रहा। हैवी स्नोफॉल आती जाती रही। बर्फ ऑलमोस्ट मेरे बेड की हाइट तक जमा चुकी थी। मुझे फ्रेशली रोस्टेड गोल्डन चिकन भी रिवॉर्ड में मिला और एक टैलेंट एबिलिटी भी, एवरी शॉट हिट्स द टारगेट। तीसरी रिवॉर्ड में मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर ओवन लिया। ये डिवाइस लोटस जैसा है, साइज में बस हथेली भर। इसे हल्की नीली रोशनी निकलती है। न बैटरी चाहिए न फ्यूल, एनर्जी इन्फिनिट। इसका इफेक्ट जहां रख दो वहां 3 मीटर रेडियस तक टेम्परेचर हमेशा 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। पर वॉलस के पार काम नहीं करता, लेकिन मेरे पास तो 10,000 हैं। कुछ भी घर में रखूंगा, पूरा घर गर्म हो जाएगा। मैं बस थोड़ा चुपचाप बैठा रह गया। ये चीजें मेरी थर्मल जैकेट को भी बेकार बना रही हैं। अचानक किसी ने नीचे मैसेज डाला कि गाइस, कोई नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग में सप्लाई एक्सचेंज करने आए। सच बोलूं तो ये आइडिया काफी समझदारी वाला था। पार्किंग भले बाहर से कनेक्टेड है, लेकिन एंट्रेंस पर जितनी बर्फ जमी है उसे बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। पर हर बिल्डिंग से इमरजेंसी सीढ़ियों से नीचे उतरकर पार्किंग तक पहुंचा जा सकता है। पूरे दिन घर में कैद रहना भी ठीक नहीं, तो मैंने सोचा थोड़ा घूम कर देखता हूँ। अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंचते ही देखा पूरा एरिया भीड़ से भरा हुआ है।
मैंने अंदाज़ा लगाया। पूरे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में करीब 14 बिल्डिंग हैं, यानी करीब 2700 लोग, लेकिन यहाँ मुश्किल से 600 लोग मौजूद थे। मतलब सिर्फ 5 दिनों में इतनी बड़ी आबादी न जाने कहाँ गायब हो गई। मुझे नहीं लगता कि सब मर गए होंगे। बर्फ रात में शुरू हुई थी, ज़्यादातर लोग उसके कांटेक्ट में आए ही नहीं। शायद कई फैमिलीज के पास अभी भी खाना पीना स्टॉक में है और उन्हें ट्रेडिंग की ज़रूरत नहीं। कहीं पानी के बदले 30,000 mAh की पावर बैंक, कहीं सिगरेट के बदले इंस्टेंट नूडल्स। मैंने चारों ओर स्कैन किया। सबको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, खाना और पानी। थोड़े लोग दवाइयाँ मांग रहे थे क्योंकि टेम्परेचर इतनी तेज़ी से गिरा है कि आधे लोग ठंड और फ्लू से बेहाल हैं। पानी की बोतलें भी जम गई हैं, पर गर्म पानी से पिघल तो जाएंगी। तभी मेरी नज़र हैंग सेन और सेनान्यू पर पड़ी। उनके सामने सोना चांदी का ढेर लगा था। लगता है ये अपनी पूरी दहेज तक बेचने आ गई है। लेकिन यहाँ किसी को गोल्ड सिल्वर से कोई मतलब नहीं। इस दुनिया में अब मनी बराबर यूजलेस। लोग उन्हें इग्नोर कर रहे थे। सेन ने ऊपर देखा, मुझे देखा और तिरछी सी स्माइल दी। उसकी आंखों में साफ था कि उसे मेरे लिफ्ट वाले शब्द याद आ गए थे, अगर भूख लगे तो रात में मेरे पास आ जाना। शायद उसे सच में लगा कि मुझे पहले से पता था बर्फ गिरने वाली है। मैं उसे इग्नोर करके आगे बढ़ा। फिर मेरी नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी, किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं। वह अकेली एक कोने में बैठी थी। उसके सामने ब्रांडेड पर्स, कॉस्मेटिक्स, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। लोग सिर्फ ये कह रहे थे। पहली जानकारी, खून वाली टॉक्सिन सिर्फ स्किन कांटेक्ट से फैलती है, हवा से नहीं। ये अच्छी खबर थी, वरना कोई वेंटिलेशन भी नहीं करता। दूसरी, कुछ लोग भूख से मजबूर होकर बाहर एक्सपेरिमेंट करने गए थे। रिजल्ट ये निकला कि अगर तुम छाता लेकर जाओ और खून को टच न करो तो तुम उन जगहों पर चल सकते हो जहां बर्फ कम हो। प्रॉब्लम यह है कि अभी रेजिडेंशियल एरिया में बर्फ की गहराई 3 मीटर से ज्यादा है। बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। कुछ लोग घर के टूल्स से अपने व्हीकल मॉडिफाई करके बाहर निकलने की बात कर रहे थे। ऑनेस्टली प्योर नॉनसेंस। इतनी बर्फ में जेसीबी भी फंस जाए, वहां कार क्या करेगी। तीसरी खबर, जिन लोगों को खून की टॉक्सिन लगी है उनकी प्यूपल्स पूरी सफेद हो रही हैं। उनके फ्रोजन चेहरे इतने डरावने लगते हैं कि बस। मैंने सोचा ये वाकई फ्यूचर जॉम्बीज बन सकते हैं, और अगर मौसम गर्म हुआ तो बॉडीज डिफ्रॉस्ट होंगी। फिर इसलिए मैंने मन में ठान लिया, आगे से कोई भी स्ट्रेंथ बूस्ट वाला विकल्प आया बस वही चुनूंगा। जितनी ताकत उतनी सर्वाइवल चांस। तभी वही लड़की लिनस्यू मेरे पास आई। ग्वापो, ये ब्रांडेड बैग्स हैं, हजारों डॉलर के। थोड़ा खाना दे दो ना इनके बदले। मैंने कहा, इन चीजों की यहां कोई वैल्यू नहीं, कुछ प्रैक्टिकल ला सकती हो। उसका चेहरा गिर गया। उसे खुद भी पता था कि ब्रांडेड पर्स अब शो पीस हैं। सब लोग टमाटर की तरह लिपटे बैठे हैं। किसे फैशन की पड़ी है। वह अकेली रहती है, उसके पास कोई प्रोटेक्टर नहीं। उसका असली वैल्यू एसेट सिर्फ वही खुद थी, लेकिन वो भी इतनी जल्दी सरेंडर नहीं करना चाहती थी। वह फिर बोली, ग्वापो। उसने जेब से एक काली प्लास्टिक बैग निकाली। मैंने खोला और सच में स्पीचलेस हो गया। अंदर भरे थे लंबे छोटे सिल्क, नेट, हर तरह के महिलाओं के स्टॉकिंग्स, और वो भी यूज किए हुए। और वो मुझे गुआपो बुलाकर समझ रही थी कि मैं कोई लूजर हूं जो ये चीजें लेकर खुश हो जाऊंगा। वह झुककर बोली, यूज्ड हैं, वॉश भी नहीं किए। समझदार हो ना। मैंने बैग वापस पकड़ा दिया। मुझे फालतू एक्सचेंज की जरूरत नहीं थी। मैं तो बड़े शिकार के लिए फिशिंग लाइन फेंक रहा था। मैंने जेब से एक ब्रेड बाहर निकाली और उसके सामने कहा, अगर सच में खाना है तो मेरे घर आ जाओ। हम दोनों एडल्ट हैं। समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूं। वह वहीं खड़ी दांत भींचती रह गई। प्री अपोकैलिप्स वर्ल्ड में वह मेरे जैसे बंदे को घूरना भी पसंद न करती, पर अब उसके पास कोई और चारा नहीं। मेरे पास खाना था। मैं आगे बढ़ गया। करीब 2 मिनट घूमने के बाद अचानक इमरजेंसी एग्जिट का दरवाजा धड़ाम से खुला और वहां से 3 पहाड़ जैसे आदमी बाहर भागे। हर किसी के हाथ में किचन वाले बड़े चाकू। सान ब्याओ, जो इस पूरे गैंग का लीडर था, उसके चेहरे पर इतनी मोटी मोटी परतें थीं कि एक नज़र में ही लगता था कि यह बंदा हार्डकोर क्रिमिनल है। भाइयों, छीन लो। बोलते ही वो सबसे आगे दौड़ पड़ा और सबसे पास वाले स्टॉल पर टूट पड़ा। उस स्टॉल की मालकिन करीब 70 साल की बूढ़ी औरत थी। उसके पास सिर्फ एक डिब्बा था, बुजुर्गों वाला मिल्क पाउडर। यही उसकी आखिरी उम्मीद थी खाने के बदले में कुछ पाने की। लेकिन सन ब्याओ ने बिना सोचे समझे वो डिब्बा छीन लिया। बूढ़ी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी चीज वापस लेने की कोशिश की, लेकिन सन ब्याओ की आंखों में ठंडापन चमका। उसने किचन वाला चाकू उठाया और बिना किसी दया के वार कर दिया। बूढ़ी वहीं धड़ाम से गिर पड़ी, बिल्कुल बेबस। ये आदमी लोगों को मार रहा है। किसी ने चिल्लाया और पल भर में सब लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। मैं जरा भी नहीं डरा। आखिर मैं रोज चेक इन करके रिवॉर्ड्स लेता हूँ, और पिछले 2 दिन से मैंने फिजिकल स्ट्रेंथनिंग चुना हुआ है। ये तीनों लौंडे मेरे सामने कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं किसी और की लड़ाई में दखल देने नहीं वाला था। भीड़ के साथ साथ मैं भी डिस्को वाली तरफ धीरे धीरे चल ही रहा था कि तभी लगा
कई दिनों बाद आखिरकार ऑर्डर टूट चुका है। जब बात सर्वाइवल पर आती है ना, तो इंसानियत का हर चमकता टुकड़ा मिट्टी में मिल जाता है। और आज की ये लूट, ये तो बस शुरुआत है केओस की। काय देख रहे हो? फॉर मी, स्नैच एवरीथिंग, मूव। सन ब्याओ की दहाड़ पर उसके 2 चमचे भी खून खराबे पर उतर आए। ये देखकर लिन्यू घबराकर अपनी बिल्डिंग की तरफ भागी। जमीन पर पड़ा उसका ब्रांडेड बैग भी उठाने का टाइम नहीं मिला, और वो ये तक नहीं देख पाई कि उसकी आईडी कार्ड भी गिर चुकी है। हंग सैनवे को घसीट कर भाग रहा था। पूरी भीड़ भगदड़ में थी। ये ओवरलव्ड कपल भी जल्द ही गिर पड़ा। पति सैन्यू डर के मारे कांप रहा था। टांगों में ताकत ही नहीं बची थी उठने की। वाइफ, जल्दी उठो। हैंग ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो खुद भूखी थी और उठ ही नहीं पा रही थी। और दूर से सनब्याओ चाकू लेकर उनकी तरफ बढ़ रहा था। हंग ने तुरंत कहा, वाइफ रुको, आई विल ब्रिंग समवन फॉर हेल्प। और ये बोलकर वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और भाग गया। सैनबैन दंग थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका नया नया पति उसे यूं छोड़कर भाग जाएगा। सन ब्याओ उनकी तरफ दनदनाता हुआ आ रहा था और वो डर से रो पड़ी। मैंने आगे बढ़कर उसे उठाया। सान ब्याओ गुर्राया, ये मेरी शिकार है, ऐसे गायब नहीं हो सकती। मेरी मजबूत बाहें महसूस होते ही सैन्यू को एहसास हुआ कि उसकी जान मैंने बचाई है। वो दिल से बहुत ज्यादा शेखन थी। उधर सान ब्याओ और उसके साथी लगातार हमला जारी रखे हुए थे। जब पूरा अंडरग्राउंड पार्किंग खाली हो गया, तभी तीनों ने मारकाट बंद की। फिर उनके 2 साथी पार्किंग में इधर उधर घूमकर चीजें उठाने लगे। लोगों ने डर के मारे सब छोड़ दिया था और इन्हें भर भर कर खाना मिल गया। सान ब्याओ बोला, ये खाना तो कुछ दिन निकाल देगा, लेकिन आगे मुश्किल होगा। लोग अब अपने दरवाजे बंद रखेंगे। अगर दोबारा खाना चाहिए तो मजबूरन दरवाजे तोड़ने पड़ेंगे। बॉस, कुछ ढांसू चीज मिली है। ये किसी लड़की की आईडी है। सच बताऊं, असली फोटो में कोई फिल्टर नहीं होता। ये तो कमाल की फर्स्ट क्लास ब्यूटी लगती है। अगर इसे पकड़ लें तो मजा आ जाएगा, आपको भी हिस्सा मिलेगा। लेकिन पहले खाना ले चलते हैं। मैंने सैन्यू को उसके बिल्डिंग तक पहुंचाया और इमरजेंसी एग्जिट का दरवाजा ब्लॉक किया। फिर अपने फ्लोर पर लौटा। उसने अपनी दरवाजा देखते ही ताकत जुटाई और धड़ाधड़ पीटने लगी। वेन, वंगेन, डोर खोलो। तुम कायर हो, अपनी वाइफ को छोड़कर भागे हो और खुद घर में छुपे हो। शर्म नहीं आती? आवाज इतनी तेज और पागलपन से भरी थी कि मजा आ गया। मैं अपनी दरवाजे पर टिककर पूरा तमाशा देखने लगा। अंदर डरा कंपाता वांग सेन पी फोल से झांका। जब उसने देखा कि बाहर सिर्फ उसकी वाइफ और मैं हूं, तब जाकर वो हिम्मत करके दरवाजा खोला। बेन्यू, तुम ठीक हो ना? अंदर आओ जल्दी, वरना वो लोग वापस आ जाएंगे। बन्युए फट पड़ी। शादी से पहले तो बहुत मर्द बनते थे, लव फॉर एवर बोलते थे। डेंजर मिला तो वाइफ को छोड़कर भाग गए। मैं अंधी थी जो तुमसे शादी कर ली। मैं किनारे खड़ा ये पूरा सीन एंजॉय कर रहा था, और ये देखकर वांग सेन का चेहरा और भद्दा हो गया। वो बोला, नहीं बन्यू, मैं डर नहीं रहा था। मैं तो हेल्प लेने गया था, पर कोई मिलने को तैयार ही नहीं था। इसलिए टूल्स लेने वापस आया था ताकि तुम्हें बचा सकूं। तुम मानो प्लीज। तो फिर दरवाजा बंद क्यों कर दिया था? इस सवाल का कोई जवाब उसके पास नहीं था। बेन्युए रोते झीकते बोली, घर का सारा खाना पीना खत्म हो गया है। अभी अभी मेरा मिरर ब्रेसलेट भी खो गया। मैं क्या करूं? मैं अभी भी यंग हूं। मैं तुम्हारे साथ भूख से मरना नहीं चाहती। और रोना शुरू कर दिया। इस वक्त सैन्यू पूरी तरह लाचार थी। वांग सेन भी उतना ही बेबस था। सोसाइटी में खुद को बड़ी एलाइट क्लास समझता था, सालाना लाखों कमाता था, लेकिन इस हालात के सामने उसकी औकात साफ दिख रही थी। अचानक उसकी नज़र मेरी तरफ गई। मैं जो एक कोने में खड़ा मुस्कुराते हुए पूरा सीन एंजॉय कर रहा था। उसी वक्त उसे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। ये लड़का दिखने में सही ठाक लग रहा है, चेहरा भी फ्रेश है। इसे बिल्कुल भूख नहीं लगी। वांग सेन हिचकिचाते हुए बोला, भाई तुम्हारे घर में खाना है क्या? हाँ, और काफ़ी है। ग्रेट। क्या थोड़ा हमारे साथ शेयर करोगे? नेचुरली नो। मैंने जेब से एक ठंडी ड्रिंक निकाली, एक घूंट लिया और कड़क आवाज के साथ कैन खोली। हेवनली सोल्जर वाला साउंड आया। ऊपर से ड्रिंक आइस कोल्ड थी। मजा आ गया। वांग सेन और उसकी बीवी की आंखें गुस्से से बाहर आने वाली थीं। उन्हें देखकर मैं अंदर ही अंदर हंसा। कभी भी एक गरीब दिखने वाले लड़के को अंडर एस्टिमेट मत करो, वरना बाद में पकड़ में भी नहीं आओगे। वांग सेन ने गोल गोल मुस्कुराहट डाली। हम पड़ोसी हैं। जैसा कहते हैं, नियर बाय नेबर इज बेटर देन फार अवे रिलेटिव। तुम थोड़ा खाना दे दो, बदले में जब स्थिति ठीक हो जाएगी तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दिलवा दूंगा। 6000 पर मंथ, चलो 8000 ही सही। मैं हंस पड़ा। ये आदमी अभी भी प्री एपोकलिप्स माइंडसेट में जी रहा है। मैंने एक क्रिस्पी फ्राइड चिकन का बड़ा सा पीस निकाला और खाना शुरू किया। वांग सेन और उसकी बीवी की आंखें उसी चिकन पर टिकी रह गईं। सैन्यू धीमी आवाज में बोली, प्लीज, हम पैसे देकर खरीद लेंगे। टाइम बदल चुके हैं। अभी भी समझ नहीं आया तुम्हें दोनों को? वांग सेन ने पूछा। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? किस बात पर तुम खाना शेयर करोगे? मैंने आंखें थोड़ी सिकोड़ कर सैन्यू को देखा और हल्की मुस्कान दी। सिंपल है,
मेरा घर पिछले कुछ दिनों से थोड़ा मैसी है। मुझे एक औरत चाहिए जो साफ सफाई कर दे। तुम्हारी पत्नी मेरी मेड बन सकती है। रोज सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक मेरा घर साफ, खाना पीना सर्व करे। सैलरी? उसे मैं दिन में 3 टाइम खाना दूंगा और घर जाते वक्त एक ब्रेड का स्लाइस और एक पानी की बोतल लेकर जा सकती है। डील कैसा है? सैन्यू का चेहरा लाल हो गया। वह गुस्से से बोली, तुम हद कर रहे हो। मैं तुम्हारा घर क्यों साफ करूं? मैं एक एलाइट सोशल लेडी हूं और तुम एक डिलीवरी बॉय। मेड बनूं? आर यू किडिंग मी? मैं बोला, तो रहने दो, कोई इशू नहीं। और मैंने अपनी डोर बंद कर दी। मेरे पास तो खाने पीने की फुल सप्लाई है, मुझे कोई जल्दी नहीं। रात में मैंने मूड में आकर हॉट पॉट बनाया, बीफ, मटन, लॉबस्टर, जो चाहो सब। दूसरी तरफ रूम 302 में वेंगसेन और उसकी बीवी बिल्कुल चुप बैठे थे। घर का सारा खाना खत्म हो चुका था। भूख से सो भी नहीं पा रहे थे। अचानक वांगसेन बोला, ये हॉटपॉट की स्मेल। दोनों ने एक दूसरे को देखा। पेट पीठ से चिपक चुका था। हॉटपॉट की खुशबू ने हालत और खराब कर दी। वांगसेन ने चुपके से दरवाजा खोला। हाँ, खुशबू मेरे घर से ही आ रही थी। उसने फुसफुसाकर कहा, वाइफ, क्यों ना तुम उसके यहां काम कर लो। क्या तुम अभी भी वही बात कह रहे हो? सब साफ सफाई ही तो करनी है। अगर वो कुछ गलत करेगा तो तुम चिल्लाना, मैं दौड़कर बचाने आ जाऊंगा। सैन्यू के दिल में अब गर्मजोरी नहीं बची थी। उसका दिल ठंड से भी ज्यादा ठंडा हो चुका था। उसे महसूस हुआ कि ये आदमी जो शादी से पहले जेंटल, चार्मिंग, कल्चर्ड दिखता था, असल में कितना कमजोर और सेल्फ सेंटर्ड है। सिर्फ खाने के लिए अपनी बीवी को दूसरे आदमी के घर भेजने को तैयार। वह अंदर ही अंदर टूट गई। मैं अपने घर में मजे से हॉटपॉट और कोल्ड बियर के साथ बैठा था। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। मैंने पीपहोल से देखा, सैन्यू थी। मेरे चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। मैंने दरवाजा खोला। वह बोली, मैं तुम्हारी मेड बनूंगी। हॉटपॉट की स्मेल उसके चेहरे पर पड़ते ही उसके अंदर मरा हुआ दिल धीरे धीरे वापस धड़कने लगा। शायद मेरे साथ रहना एक बेहतर ऑप्शन था। कम से कम जिंदा तो रह सकती थी। उसने ये भी नोट किया, इतनी ठंड में भी मैं इतनी हल्की कपड़ों में बिल्कुल आराम में हूं। यह कैसे पॉसिबल है? मैंने सैन्यू को देखा, फिर पीछे खड़े वांगसेन को, जिसके चेहरे पर गिल्ट, डर और लालच सब कुछ एक साथ थे। मैंने उसकी तरफ एक ब्रेड का पीस और एक बोतल पानी फेंक दिया। वांगसेन ने उसे ऐसे पकड़ लिया जैसे उसे लाइफ लाइन मिल गई हो। वो तुरंत पैकेट फाड़कर खाने लगा। मैंने दरवाजे की तरफ देखा और कहा, अंदर आ जाओ। सेन बान्यू ने कमरे में रखा स्टीमिंग हॉटपॉट देखा और खुद को रोक ना सकी। वो धीरे धीरे अंदर आ गई। पीछे से वांगसेन बोला, बान्यू, घबराना मत, कुछ चाहिए तो बस आवाज देना। लेकिन मैं दरवाजा उसके चेहरे पर ही बंद कर देता हूं। उसकी बात वहीं कट जाती है। अंदर कदम रखते ही बन्यू एक पल के लिए ठिठक गई। उसे ऐसा लगा जैसे वो नॉर्थ पोल से सीधे समर रिजॉर्ट में आ गई हो। घर इतना गर्म था जबकि बिजली तो कहीं नहीं थी। 2 दिन से भूखे पेट। उसकी आवाज टूट गई, मुझे थोड़ा खाने दो प्लीज। मैंने ठंडी नजर से कहा, अपनी आइडेंटिटी मत भूलो, मुझे बॉस कहो। उसके चेहरे पर शर्म, गुस्सा, डर सब एक साथ तैर गया। लेकिन भूख इंसान की ईगो पिघला देती है। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जी बॉस। मैंने A4 पेपर का एक पन्ना निकाला और उसकी तरफ फेंक दिया। ये हैं काम के रूल्स, ठीक से फॉलो करना। उसने पेपर उठाया और पढ़ते ही उसकी आंखें फैल गईं। इसमें साफ लिखा था, घर में काम करते वक्त एक फिक्स्ड यूनिफॉर्म पहननी होगी। बॉस की बात फाइनल होती है, कोई बहस अलाउड नहीं। बॉस घर आए तो हर बार रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करना होगा। वो कांप उठी, ये बहुत ज्यादा है, मैं वापस जाना चाहती हूँ। मैंने ठंडी निगाहों से उसे देखा। मैंने सिर्फ इतना कहा, सोच लो, बाहर फिर से वही जमाने वाला ठंड, भूख और वो हस्बैंड जो तुम्हें छोड़ चुका है। वो दरवाजे तक गई, लेकिन जैसे ही गर्म कमरे की बाउंड्री पार की, बाहर का ठंडा झोंका उसके सीने में चुभ गया। वो वहीं रुक गई, वापस मुड़ी, फिर हल्के कांपते घुटनों के साथ नीचे बैठ गई। बॉस, आई एम सॉरी, मैं रूल्स फॉलो करूंगी। उसकी आवाज टूट चुकी थी, लेकिन सर्वाइवल हर डर से बड़ा होता है। रात को मैंने खाना खाया, थोड़ी सी हॉटपॉट बची रहने दी। उसे बाथरूम में वार्म वाटर दे दिया ताकि वो आराम से नहा सके। मैं वापस सोफे पर बैठा और कहा, अब ये असली जिंदगी है। आराम, सुरक्षा, गर्मी सब यहाँ है। बेन्यू ने चुपचाप बची हुई हॉटपॉट खाई और पहली बार उसे पेट भरने का एहसास हुआ। उसके अंदर जो रेजिस्टेंस था वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। वो रूल्स फॉलो करते हुए घर साफ करने लगी, फिर काम पूरा करके सोफे पर ही सो गई। उसके चेहरे पर पहली बार शांति थी। रात के बीच सिस्टम रिवॉर्ड मिला। इस बार एक नई चीज अनलॉक हुई, मेड लेवल सिस्टम। मैं क्यूरियोसिटी में उसे चेक करने लगा। उधर दूसरी तरफ 302 वाली रूम में वांगसेन सारी रात सो नहीं पाया। उसे बस यही सुनाई दे रहा था कि उसकी पत्नी अब मेरी जगह पर है। गर्म कमरा, खाना, सुरक्षा, सब कुछ। सुबह 8 बजे वो आंखों के नीचे काले घेरे लिए मेरे दरवाजे पर आया। मैंने दरवाजा खोला। वायु कैसी है? यस्टरडे रात यहीं रुकी थी।
वापस तो जाएगी, है ना? उसने अंदर झांका और उसकी पत्नी एक सिंपल मेड यूनिफॉर्म में काम कर रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा और जेलसी किसी भी वक्त फट सकते थे, लेकिन डर ने उसे रोके रखा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारी पत्नी ने घर बहुत अच्छे से साफ किया है। आई एम वेरी सेटिस्फाइड। मैंने बात खत्म करते हुए सिर घुमाकर सैन्यू की तरफ देखा। तुम पूरी रात काम करती रही हो, थकी हुई होगी, जाओ थोड़ा आराम कर लो। वो बोली, किचन और बाथरूम अभी तक साफ नहीं किए हैं। मैं आज वापस नहीं आऊंगी डार्लिंग, बाहर बहुत ठंड है, तुम घर लौट जाओ। मैंने हल्की मुस्कान दबाते हुए सिर हिलाया। उसकी बात सुनकर मैं अंदर से काफी सेटिस्फाइड था। वहीं दूसरी तरफ हैंगन गुस्से से फटने वाला था। उसकी आंखें अपनी बीवी पर टिक गईं। उसे सच में सब तोड़ फोड़ देने का मन था, लेकिन अगले ही सेकंड मैंने उसे एक ब्रेड का टुकड़ा और मिनरल वाटर की बोतल पकड़ाई। आज का सामान यही है। उसके अंदर का आग का गोला तुरंत आधा बुझ गया। थैंक यू, थैंक यू। वो बोला, अगर सफाई बाकी है तो काम जारी रख सकती है, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैंने सेन बाणे की तरफ देखा, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे लिए आया भी नहीं, उसे सिर्फ खाना चाहिए था। उसे थोड़ा दुख हुआ, पर पहले जितना नहीं। लगता था वो धीरे धीरे यहां मेरे साथ रहने की आदत डाल रही थी। हैंगन घर लौट गया, चेहरा पूरी तरह ठंडा, ऑलमोस्ट डेड इनसाइड। सेनवे का अब भी का बिहेवियर साफ बता रहा था कि वो अब मेरे कंट्रोल में आ चुकी है, और यही बात उसके अंदर आग जलाने लगी। तुम वहीं जाना चाहती थी, सही? उसने दांत पीसते हुए सोचा। नहीं, मुझे उसकी सारी फूड सप्लाई हथियानी पड़ेगी। इमरजेंसी स्टेयरकेस पर बिल्डिंग के बचे हुए कुछ लोग इकट्ठा हुए। हंगन का दिल ठंडा पड़ गया। पूरे बिल्डिंग में मुश्किल से 100 लोग बचे थे, बाकी सब ठंड, भूख या झड़ से मर चुके थे। एक आदमी बोला, स्थिति बहुत खराब है, हमें मिलकर काम करना चाहिए। कल हम सब अंडरग्राउंड पार्किंग में ट्रेडिंग करने गए थे, लेकिन फूड अलायंस ने हमला करके सब लूट लिया। अब कोई नीचे जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। ऐसे में जिंदगी और मुश्किल होगी। मेरी राय है, उसने कहा, जो परिवार बचे हैं वो एक अलायंस बना लें, रिसोर्सेज शेयर करें और मिलकर इस क्राइसिस का सामना करें। भीड़ में से किसी ने चिल्लाया, बातें मत करो, सब भूखे मर रहे हैं, तुमसे रिसोर्सेज शेयर क्यों करें? एक और आदमी बोला, हर परिवार से एक जवान आदमी प्रोटेक्शन टीम में भेजो। हम पहली मंजिल के 101 से शुरू करके हर दरवाजे पर सप्लाईज के लिए सर्च करेंगे। जहां घर में कोई जिंदा ना मिले वहां से सारा सामान ले लेंगे। फूड अलायंस लोगों को मारती है तो हम चुप नहीं बैठ सकते। वो 3 हैं, हम 10 से ऊपर। डरने की जरूरत नहीं। लोग धीरे धीरे सहमत होने लगे। फिर सवाल आया, सप्लाईज बांटी कैसे जाएंगी? जवाब मिला, जो प्रोटेक्शन टीम में शामिल होंगे उन्हें हिस्सा मिलेगा। एक बूढ़ी औरत बोली, लेकिन मेरे घर में तो सिर्फ मैं और मेरी बेटी हैं, मैं 60 की हूं, हम तो हिल भी नहीं सकते। एक आदमी चिल्लाया, ये सिस्टम गलत है, हम बूढ़े लोग क्या करें? हैंगन के चेहरे पर एक दुष्ट चमक आई। ओल्ड विच मुफ्त में खाना चाहती है। लेकिन वो बोल पाता उससे पहले एक मध्यम उम्र का आदमी फट पड़ा, मुझे परवाह नहीं तुम जियो या मरो, वही होगा जो वानसन कह रहा है। जो काम करेगा वही खाएगा। जो जीना चाहता है उसे ओबे करना होगा, जो नहीं मानेगा कॉन्सिक्वेंसेस झेलेगा। हंगेन ने मन ही मन इस बात का समर्थन किया, लेकिन भीड़ अचानक चीखने लगी। मध्यम उम्र के आदमी का चेहरा काला पड़ गया। उसने तुरंत उस औरत का सिर पकड़कर दीवार पर दे मारा, बार बार। खून हर तरफ फैल गया। सर्वाइवल का दबाव अब पूरी तरह जानवरपन बन चुका था। वो आदमी उस औरत को वहीं पीट पीट कर खत्म कर देता है। ये देखकर बाकी सब भी डर के मारे जम जाते हैं। करीब दर्जन भर मर्द एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे किसी इनविजिबल लॉक को खोल दिया गया हो। बेकार लोगों को बाहर निकालो, काम के लोग रहेंगे, जो नहीं मानेंगे हटाओ यहां से। हंगेन स्तब्ध था। उसकी प्लानिंग थी, प्रोटेक्शन टीम बन जाए तो वो मुझे धमकाकर खाना ले लेगा और अपनी पत्नी को बचा लेगा। लेकिन उसने इंसानों की असली बुराई को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। उसके जैसा डरपोक आदमी वहां रह भी नहीं सकता था। वो लड़खड़ाता हुआ अपनी फ्लैट की ओर भागा। घर लौटकर सैन्यू ने पूछा, मालिक, बाहर लड़ाई हो रही है, क्या हुआ? मैंने ठंडे सुर में कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो करना है करो, बाकी चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। कॉम्प्लेक्स के हर ब्लॉक में इसी तरह की साफ सफाई या कहीं खून खराबा शुरू हो चुका था। हर जगह मर्द एकजुट होकर डोर टू डोर खाने की तलाश में निकल पड़े थे। बिल्डिंग 3 के रूम 403 में रहती थी लिंगसू, एक अकेली रहने वाली लाइव स्ट्रीमर। उसने ढेरों स्नैक्स जमा किए थे, इसलिए अब तक बची हुई थी। लेकिन अपोक्लिप्स किसी का इंतजार नहीं करता। 20 मर्दों का एक छोटा गैंग उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, और इसके बाद क्या होगा ये तो साफ दिख रहा था। पीप होल से लिंगवे ने साफ देख लिया कि 401 की डोर तोड़ दी गई है। बगल से आने वाली चीखें उसे अंदर तक हिला देती हैं। उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगता है। लिंगवे जानती है कि वो उस औरत से भी ज्यादा ब्यूटीफुल है, और अगर ये लोग उसे देख लें तो हाल और भी बुरा हो सकता। अचानक उसे वो आदमी याद आता है जिससे वो कल अंडरग्राउंड पार्किंग में मिली थी।
उसने कहा था कि वो ब्लॉक 301 में रहता है। उसे किसी भी तरह उससे हेल्प लेनी ही होगी। बाहर पूरा माहौल केओस में बदल चुका है। जल्दी ही उसकी डोर पर भी नॉक होने वाला है। वो भागकर बैल्कनी पर आती है। आज बर्फ नहीं गिर रही थी, ये उसके लिए राहत की बात थी। वो विंडो की जमी हुई बर्फ हटाती है, शीशा खोलती है और बाहर झांक। ब्लॉक 3 और जिस बिल्डिंग में मैं था उनके बीच हार्डली 20 मीटर का गैप था। विंडो से बालकनी साफ दिखाई दे रहा था। वो बिना सोचे समझे घर की सारी बॉटल्स और कैंस नीचे फेंकने लगती है। उसका प्लान था कि किसी तरह मेरा ध्यान अट्रैक्ट हो जाए, पर उसकी एम बहुत खराब थी। कई बार फेंकने के बाद भी एक बार भी हिट नहीं हुआ। एंग्जाइटी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार स्किन केयर वाली एक बॉटल मेरे विंडो के पास जाकर टकराई। ग्लास नहीं टूटा, लेकिन जोर का थड हुआ। मैं जो सेनबनुए को मेड की ट्रेनिंग दे रहा था, बैल्कनी पर आया और नीचे देखा। वहां लिंग हाथ हिलाते हुए खड़ी थी, डर से ऑलमोस्ट रोते हुए। प्लीज सेव मी, ये लोग अंदर घुसने वाले हैं। उधर 401 में बैठे आदमी को भी महिला की आवाज सुनाई देती है। सोफा पर बैठा बल्कि आदमी, जिसका नाम जेंड दाहुन था, जो ब्लॉक 3 का सेल्फ डिक्लेयर्ड लीडर था, तुरंत उठता है। सिगरेट मुंह में दबाए हुए वो आवाज की दिशा में देखता है। बॉस, ये आवाज 403 से आई है। वहां एक औरत रहती है। दाहुन हाथ हिलाकर अपने लोगों को 403 की तरफ ले जाता है। कुछ ही देर में दरवाजे पर जोर जोर से पाउंडिंग शुरू हो जाता है। लिंगी और डर जाती है और बैल्कनी से मेरी तरफ चिल्लाती है, प्लीज सेव मी, देयर कमिंग, आई विल डू एनीथिंग। मैं आर्म्स फोल्ड करके हंसी दबाते हुए कहता हूं, सेव तुम्हें कर दूं, लेकिन तुम्हें पता है उसकी कीमत क्या होगी। लिंगे की आंखें भर आती हैं, कांपती आवाज में बोलती है, बस मुझे बचा लो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। मैं हल्के से सिर हिलाता हूं, गर्लफ्रेंड की जरूरत नहीं है। और तभी सेन्यू, जो मेड वाला स्पेशल आउटफिट पहने हुए थी, धीरे धीरे मेरे पास आती है। लिंगू उसे देखकर शौक में जम जाती है। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, ये बंदा नॉर्मल नहीं है, ये कुछ और लेवल पर है। मैं सेन्यू के बालों पर हाथ फेरता हूं और लिंगू की तरफ देखता हूं। आई कैन सेव यू, लेकिन प्राइस वही होगा जो उसने दिया है। उधर 403 की डोर आखिरकार टूट जाती है। जेन दहुन और उसके लोग अंदर घुसते हैं और बैल्कनी पर खड़ी लिंगुए को देखते ही उनके आंखों में लालच चमक उठता है। कोई आगे मत बढ़े, दाहुन कहता है। रिलैक्स गर्ल, हम सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे, लिंगे आंसू रोकते हुए कहती है। आई विल डू एनीथिंग, बस मुझे जिंदा रहने दो। अगर मुझे ये लोग पकड़ गए तो पता नहीं कितनों के हाथों। लेकिन तभी दाहुन की नजर दूसरी तरफ जाती है। सामने वाली बिल्डिंग की विंडो में मैं खड़ा था और अगले ही सेकंड मैं विंडो से कूद चुका था। 20 मीटर का गैप क्रॉस करते हुए सीधे 403 के बैल्कनी पर लैंड करता हूं। जेन दाहुन के चेहरे पर डिसबिलीफ जम जाता है। मेरे लैंडिंग से उठी हवा अभी बैठी भी नहीं थी कि मैं सीधे उसके चेहरे के सामने आ चुका था। मेरे शूज का साइज 44 वाला भारी किक सीधा उसकी फेस पर लगता है और वो पीछे की तरफ गिरते हुए अपने आदमियों पर जा धम्म से गिरता है। मैं खुद भी थोड़ा हैरान होता हूँ। लेवल 6 वाली स्ट्रेंथ, डेमन, ये तो बहुत ओपी है। दाहुन मुश्किल से उठता है, डर भी रहा था, लेकिन उसके पास 20 लोग थे, सब हाथों में नाइव्स लिए खड़े थे। इससे उसे थोड़ी हिम्मत मिलती है। हीरो बन रहा है, देख कितने लोग हैं मेरे पास, मारो इसे। उसके आदेश पर सब लोग आगे बढ़ते हैं। मैं हल्की सी मुस्कान देता हूं। परफेक्ट, अब देखते हैं मेरी डिस्ट्रक्टिव पावर कितनी बढ़ी है। मैंने किसी वेपन की जरूरत नहीं समझी। पहला पंच मैंने सामने वाले आदमी को मारा। इंपैक्ट इतना सॉलिड था कि वो यहीं खत्म हो गया। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इतना कि बाकी सभी के कदम वहीं रुक गए। सब शोक में फ्रीज। लिंगे के चेहरे पर गर्म छींटे पड़े और वो वहीं बेहोश हो गई। मैं भी अपने हाथ को देखकर हैरान था। मैं नीचे पड़ा किचन नाइफ उठाता हूं और बाकी लोगों की तरफ कामली देखता हूं। चलो बॉयज, अब वेस्ट की सैर पर ले चलता हूं। बाकी लोग डर से चिल्लाते हुए डोर की तरफ भागते हैं। 20 लोग एक छोटे से दरवाजे में फंस जाते हैं। दाहुन सबसे आगे निकलने की कोशिश करता है। मैं शांत चेहरा रखते हुए बस इतना कहता हूं, रनिंग वॉन्ट हेल्प, और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बस इतना कि दुश्मन भागने की कोशिश करते हैं और उनका पूरा ग्रुप बिखर जाता है। कुछ ही देर में 403 का कमरा एक वॉरजोन की तरह बिखर चुका था और माहौल पूरी तरह शांत। आधी ही पॉपुलेशन बच पाई थी। मैं 403 से बाहर निकला। पूरा हॉलवे खाली था, तो मैंने वो टूटा फूटा किचन नाइफ फेंक दिया। 401 का दरवाजा पूरा खुला पड़ा था। अंदर वो औरत जो मरने ही वाली थी, घिसटते हुए दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से मुझसे मदद मांगी। मैंने अंदर झांका। ये औरत दिखने में एवरेज ब्यूटी थी, उम्र शायद 30 से 40 के बीच। अगर ये दुनिया तबाह न हुई होती तो शायद अभी भी अच्छी लगती, लेकिन अब उसका टाइम खत्म था। शायद आखिरी होश में थी। मेरी बेटी को बचा लो। उसने उम्मीद से मेरी तरफ देखा। मैंने ठंडे मन से कहा, नॉट इंटरेस्टेड। ये बोलकर मैं मुड़ने लगा। उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे बुझने लगी। सिर जमीन पर गिरा। उसकी लाइफ फेड होते होते उसने कुछ ऐसे शब्द बोले कि मेरे कदम रुक गए। हाई चैन, से रिजॉल्व, हो सकता है
बात पूरी करने से पहले ही उसने आखिरी सांस ले ली। यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ हियनचेन। मैंने आंखें थोड़ा सिकोड़ लीं। ये बात मेरे लिए इंटरेस्टिंग थी क्योंकि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड जो यूफेई भी इसी यूनिवर्सिटी की थी। मैंने लाश को देखा, हल्का सा सांस छोड़ा और उसके घर में घुस गया। उसका पति पहले ही फर्श पर गिरा पड़ा था। आंखें खुली, यकीन के बाहर। मैंने घर में एक फैमिली फोटो ढूंढी। तस्वीर देखते ही मेरी नज़र चमक गई। उनकी बेटी काफ़ी खूबसूरत थी। उस लड़की में साफ साफ यूथ वाइब था। हंसते समय क्यूट से डिम्पल। मैं अंदाज़ा लगा सकता था कि वो स्टार लेवल की ब्यूटी है, शायद सैनमान यूएस से भी ऊपर। एकदम परफेक्ट मेड कैंडिडेट। और हाँ, उसका नाम भी पता चल गया, चेंजुंगसी। उम्र 19, सेकेंड ईयर, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, हियनचेन यूनिवर्सिटी। मैंने कहा, गुड, वेरी गुड। जब बाहर निकलने लायक ताकत हो जाएगी तो मैं हियनचेन यूनिवर्सिटी जाऊंगा। उम्मीद है वो अभी भी जिंदा हो। और याओ यूफेई, तुम भी मरना मत। मैंने चेन युंगसी की फोटो जेब में रखी और 403 वापस आकर लिंसू को जगाया। वो उनिंदी आंखों से उठी और उसने मुझे खून में लथपथ और घर को एकदम हेल जैसा देखा। उसने चीखने की कोशिश की पर मैंने एक थप्पड़ लगा दिया। क्यों चिल्लाती हो? सो अनोइंग। लिंसू होश में आई, डर से कांप रही थी। चलो मेरे साथ आओ। मैं उठकर बाहर निकल गया। वो लाशों से भरे कमरे को देखकर उल्टी करने जैसी हालत में थी। पैर कांप रहे थे, लेकिन मैं आगे बढ़ चुका था तो वो डर के मारे रेंगते रेंगते बाहर आई। अब यहाँ टिकना नामुमकिन था। उसे मेरे पीछे ही आना पड़ा। मैं इस बार खिड़की नहीं कूदा, आराम से सीढ़ियाँ उतर रहा था क्योंकि प्लान था कि वापस अंडरग्राउंड पार्किंग जाना है। लिंजू नीचे आई और उसने 401 की महिला की लाश भी देखी। उसे थोड़ा दुख हुआ। इस तबाह दुनिया में औरत की किस्मत दो ही चीज होती है, या तो किसी स्ट्रांग आदमी की प्रोटेक्शन या फिर कई मर्दों द्वारा शिकार बनना। इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं। डिग्निटी, मोरलिटी, प्योरिटी, ये सब पावर के सामने जीरो है। उसने महसूस किया कि अगर वो मेरे साथ न आती तो शायद उसकी हालत भी उसी औरत से बदतर होती। ये सोचते ही उसके भीतर थोड़ी हिम्मत आई और वो तेज कदमों से मेरे पीछे चल पड़ी। हम दोनों अभी अभी अंडरग्राउंड पार्किंग पहुंचे थे कि अचानक आवाजें सुनाई दी। ये लोग तो बड़े स्मार्ट हैं, हर बिल्डिंग में खुद का टीम बना ली है और हम पुराने लोग खाली हाथ हैं। लियनमैन अपने सिर की चोट पर हाथ रखे गुस्से में था। अभी अभी वो 2 आदमियों के साथ दूसरी बिल्डिंग लूटने गया था जहां दर्जनों लोगों ने मिलकर उन्हें ऑलमोस्ट मार ही दिया था। वो किसी तरह जान बचाकर लौटा था। अब बाकी बिल्डिंग्स भी अलर्ट हो चुकी थीं। बॉस, अब क्या करें? मुझे क्या पता। हर तरफ से हालात बिगड़ रहे हैं। जानपेन कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक फुटस्टेप्स की आवाज आई। मैंने भी उन्हें देख लिया। लिंस पहचानते ही डर के मारे मेरे पीछे छुप गई। पूरे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में कौन नहीं जानता कि ये तीनों कितने खतरनाक हैं। ओए हीरो, बहुत हिम्मत है तुम्हें यहाँ घूमने की। फिर जानपेन की नज़र मेरे पीछे छुपी लड़की पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठीं। बॉस, ये तो लड़की है। जैकपॉट। तीनों मेरी तरफ बढ़ने लगे। लिंसू घबरा कर टोपी से चेहरा छुपाने लगी। अरे छुपो मत ब्यूटी, फेस दिखाओ। लियनमैन हाथ बढ़ाकर लिंस की ठोड़ी पकड़ने ही वाला था। मैंने बिना एक्सप्रेशन बदले उसका हाथ झटका। अंधे हो? यहाँ मैं खड़ा हूँ। अब जाकर उन्होंने मुझे गौर से देखा। मैं लंबा और फिट था, लेकिन वो लोग मुझे सीरियसली नहीं ले रहे थे। जानपेन ने मेरे कपड़ों पर लगा खून देखा और हल्का सा भौहें चढ़ाईं। उसे थोड़ा शक हुआ, लेकिन चुप रहा। चला जा लड़के, आज मूड अच्छा है। तुम्हें मारने का प्लान नहीं है। लड़की को हमें दे दो, तुम्हारी जान बच जाएगी। मैंने राहत की सांस ली। मुझे जल्दी है। अगर मरना है तो सामने आओ, बाद में मत कहना वार्निंग नहीं दी। ये बोलते ही मैंने लाइटनिंग किक मारी। तीनों की हड्डियां टूटने की आवाज़ गूंज उठी। कुछ सेकंड बाद वो ज़मीन पर तड़प रहे थे, दर्द से चीखते हुए, पसीने में भीगे हुए। लिंसू की आंखों में लिटरली चमक आ गई। ये आदमी सच में कमाल है। ये मैंने पीछे मुड़कर उसे देखा और अपनी जेब से अचानक एक गोल्डन डेजर्ट ईगल निकाली और उसके हाथ में थमा दी। इनको रोक दो, मैंने काम टोन में कहा। लिनुई हिल गई। अगर मैं उससे 1 लाख लोगों से भागने को कहता तो शायद वह कर लेती, लेकिन सामने खड़े 3 जिंदा इंसानों पर वार करना उसके लिए एकदम अलग चीज थी। जल्दी करो, अगर तुम्हें मेरे साथ सरवाइव करना है तो खुद को डिफेंड करना सीखना पड़ेगा। मैंने सीधी बात कही और बंदूक उसके हाथ में रख दी। गोल्डन डेजर्ट ईगल थोड़ी भारी थी। ठंडी मेटेलिक फील उसके हाथों में उतर गई और उसी पल उसे समझ आ गया कि यह कोई खिलौना नहीं है, यह रियल है। मैंने उसे शांत होकर समझाया कि बंदूक कैसे पकड़ते हैं, ट्रिगर कहाँ दबाना होता है। दोनों आदमी उसे देखकर हंस पड़े। यह क्या है, टॉय गन? उनमें से एक बोला। स्केयर करने की कोशिश मत करो गर्ल, दूसरे ने कहा। लेकिन लिनुए के अंदर का डर धीरे धीरे गुस्से में बदल गया। मैं उसके कान के पास झुककर बोला, ये लोग दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, तुम डिफेंड करने का हक रखती हो। लिनु ने होंठ भींचे, आंखें नम हुईं और फिर उसने ट्रिगर दबाया। अंडरग्राउंड पार्किंग में एक भारी ब्लास्ट गूंजा।
एक आदमी गिर पड़ा। बाकियों की आंखों में शौक था। वो दर्द से चीखते हुए भागने की कोशिश करने लगे। लिन्यू बंदूक पकड़े खड़ी थी। हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में पहली बार डर के बजाय अवेयरनेस थी। उसे इंस्टेंटली याद आया कि जो महिलाएं खुद को बचा नहीं पाती, उनके साथ दुनिया कितनी क्रूर हो सकती है। उसने बाकी आदमी की तरफ कदम बढ़ाए और गोली चलाई। इस बार बुलेट उसके पैर में लगी और वह दर्द से चीखते हुए गिर पड़ा। प्लीज मुझे मत, उसने कहा। मैंने पास आकर गन ले ली और शांत टोन में कहा, गुड। लिन्यू वहीं बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने साइड में जाकर उल्टी कर दी। ये नॉर्मल था। कोई भी पहली बार इतनी टेंशन के बाद ऐसा ही फील करता है। मैंने आखिरी आदमी की तरफ देखा, जो अब डर के मारे गिड़गिड़ा रहा था। मैं सब करूंगा। मत, मैंने उसे शांतिपूर्वक रोक दिया। थोड़ी देर बाद जब लिन्यू संभल गई, वह आंखें लाल किए मेरे पास आई। कुछ कहना चाहती थी, मगर शब्द नहीं निकल पाए। चलो घर, मैंने बस इतना कहा। हम दोनों कमरे की ओर चले। घर में दाखिल होते ही लिन्यू रुक गई। टेबल पर गर्मा गर्म खाना, सी फूड, बियर, स्टीम उठता राइस, साफ सुथरा कमरा, और सबसे ज्यादा एक सेफ वाइब। सेना सीधे मेरे पास आई। वेलकम होम मास्टर, उसने कहा। लिन्यू पहली बार सेना को ठीक से देख पाई। उसकी ब्यूटी से वो एक पल को स्टंड रह गई। मैंने कहा, ये नई हेल्पर है, इसे रूल्स समझा दो, मिस्टेक्स पसंद नहीं है। मैं खाने बैठ गया। सेना ने सिर झुकाया और लिन्यू को बाथरूम की तरफ ले गई। मेरे साथ चलो। जैसे ही दोनों अंदर गईं, सेना रुक गई। एक बात याद रखना, उसने कड़क टोन में कहा। एक बार इस घर में आ गई हो तो डिसिप्लिन जरूरी है, बिना अनुमति कुछ नहीं। लिन्यू डर गई, लेकिन आज के एक्सपीरियंस ने उसे मजबूती दी थी। उसने सिर झुका लिया। बाथरूम में सेना ने उसे साफ कराया, कम बोलते हुए। शायद वह भी अपने मन में बहुत कुछ सोच रही थी। बहुत सवाल मत पूछा करो, सेना ने कहा। यहां सरवाइव करना ही असली लक है। आधे घंटे बाद दोनों बाहर आईं। मैं खाना खा चुका था। मैंने एक बड़ी ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर उसके सामने रख दी। गुड जॉब, मैंने कहा। लिन्यू ने गर्म आंसू भरी आंखों से उस लॉबस्टर को देखा। इस बर्बाद दुनिया में इतने अच्छे खाने का मिलना किसी सपने से कम नहीं था। वह थोड़ी देर में पहली बार हल्का सा मुस्कुराई। मैंने सिस्टम पैनल में उसके स्टैट्स देखे और संतोष से सिर हिलाया।